नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। महिला सम्मान समारोह में शामिल होंगे, महिला सुरक्षा सप्ताह समापन में शिरकत करेंगे। तो बता दें आपको, सीएम धामी के कई कार्यक्रम के तहत आज एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक की समीक्षा की जाएगी। कई विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक होगी, फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट, गंगोली हाट, कपलोकोट, बागेश्वर, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, जागेश्वर और चंपावत में गतिमान और लंबित कार्यों के साथ ही विकास परक योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। तो देखिए, आने वाले चुनावों को लेकर सीएम धामी लगातार बैठकें करें और इसी के तहत जो विकास कार्य क्षेत्र में हो रहा है उसका फीडबैक भी लेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसके साथ ही महिला सम्मान समारोह में भी आज सीएम शिरकत करेंगे, बैठक भी होने वाली है। बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, जो आज बैठक होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, विकास के लिहाज से, आगामी चुनाव के लिहाज से और खास तौर पर जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं उनके लिहाज से। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जो महिलाओं से संबंधित है, एक सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है, खास तौर से नारी सशक्तिकरण को लेकर के, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के, और इस कार्यक्रम का समापन है। खास तौर पे उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सके, और खास तौर पर आज का जो फोकस रहने वाला है समापन कार्यक्रम में, जो एकल महिलाएं हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, जो परित्यक्ता हम जिसको कहते हैं, निराश्रित जो महिलाएं हैं एक आयु वर्ग की, उन महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, ये तमाम पहलू थे जिन पर चर्चा चल रही थी। और महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, आत्म सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये तमाम ऐसे पहलू थे जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, महिलाओं को सशक्त बनाने से जुड़े हुए। इन पर मंथन चल रहा था। आज सप्ताह समारोह का आज समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, वो इसमें शामिल होंगे, तमाम विभाग के अधिकारी। तो इस बैठक ये जो कार्यक्रम आज समापन का हो रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और जो समीक्षा बैठक होनी है, उस बैठक में विकास से संबंधित जो पूर्व में अलग अलग विधानसभाओं की, अलग अलग जनपदों की मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की है, उन बैठकों में मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे वो आखिर कितना इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे, जो लंबित कार्य हैं, जो पाइपलाइन में है कार्य हैं, उनको तेज रफ्तार से बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम समय भी चल रहा है और 31 मार्च तक तमाम विभागों को जो है वो खर्च कितना किस विभाग ने किस मद में किया है, इसका एक सर्टिफिकेट भी देना होता है शासन को। और जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं वो केंद्र को भी जो धनराशि आवंटित की गई थी विकास कार्यों के लिए, उसको बताना भी होता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। शासन के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे और कुछ विभाग के अधिकारी उनके क्षेत्रों में कितना कार्य हुआ है उसका प्रस्तुतिकरण भी देंगे। और जो जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, जनपद के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिलाधिकारी खास तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज की जो बैठक है अमृता, विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आने वाले समय के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो बैठक है काफ़ी ज़्यादा विकास के मायने में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। जिस तरह से हाल ही में गडकरी पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने कहा था कि अब 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा और साल भर जो चारधाम यात्रा है वो भी हो सकेगी। इसको लेकर भी क्या इस बैठक में कुछ विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, जो उत्तराखंड के तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है और खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड के जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर केंद्र सरकार का फोकस पहले से ही नजर आ रहा है, ऑल वेदर रोड जिसको हम कहें,
ये सड़क लगभग बन चुकी है। कुछ ऐसे पैच हैं जहां पर अभी कार्य पूरा होना बाकी है और पहले ही जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो राज्य सरकार को भरोसा दिला चुके हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के काम में किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक पहलू हो और चाहे वो कामकाज के लिहाज से, कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। और आज चूंकि नितिन गडकरी स्वयं मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के राजमार्गों को लेकर के, राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के बातचीत करने वाले, चर्चा होने वाली है। हालांकि इस समय को आरक्षित रखा गया है, बावजूद इसके आज की केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की जो बैठक है, ये भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो जो चारधाम यात्रा से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो बेहतर हो चुके हैं और समय खास तौर पर कम लगेगा। और जहां तक आपने जिक्र किया है कि देहरादून से हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी जो स्थिति है इसमें भी काफी सुधार हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें भी समय की बचत हो रही है और जो अन्य मार्ग है इनको भी और बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, आने वाले समय में देखना होगा जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहकर गए हैं कि 2 घंटे में दिल्ली से उत्तराखंड का सफर तय कर लिया जाएगा। ऐसे में जो पर्यटक है वो भी ज्यादा अब उत्तराखंड में नजर आएंगे, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। और अब देखिए किस तरह से इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें विकास कार्य को लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो आज महिला सम्मान को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस पर भी आज सीएम धामी शिरकत करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी का बयान सामने आया है। जनपद पिथौरागढ़ में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना बेहद जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी का बयान जनपद पिथौरागढ़ में उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चलो गाँव की ओर, मैं खुद गाँव नहीं जाऊंगा तो कितने लोग वापस लौटेंगे। उत्तराखंड में पलायन की वजह आज कई गांव मुताही यानी खाली हो गए हैं। महाराष्ट्र से लौटे भगत सिंह कोश्यारी ने भी पलायन पर चिंता व्यक्त की है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, जिस तरह से गांव अब खाली होते जा रहे हैं, लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और इसे लेकर अब भगत सिंह कोश्यारी ने भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ का जो युवा है वो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं रुकना चाहता है और दूसरे इलाकों में पलायन कर रहा है। और दिनों दिन जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से युवा पलायन कर रहा है। और ऐसे में अब जो भगत सिंह कोश्यारी हैं उन्होंने भी इस बात पर फोकस किया है, एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि भगत सिंह कोश्यारी जैसे जो सीनियर नेता हैं, जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और शासन खास तौर पे संगठन में उनका अपना एक कद है, तो कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की सियासत में। तो ऐसे में उन्होंने एक बात भी कही है और ये संदेश भी दिया है कि वो जब गांव में जाएंगे, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में वो निवास करेंगे, तो निश्चित तौर पर युवाओं में कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा। और ये कोशिश है कि जो पलायन लगातार हो रहा है, दिनों दिन पलायन का ग्राफ बढ़ रहा है पर्वतीय क्षेत्रों से, इसको रिवर्स पलायन के तौर पर इसकी पहल की जाए, इस पर फोकस किया जाए और जो कृषि बागवानी है, जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन पर भी फोकस किया जाए ताकि जो पलायन हो रहा है उस पर रोक लगे। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, पहले भी ये प्रयास किए गए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर एक वरिष्ठ नेता ने इस बात को बयां किया है पिथौरागढ़ में पहुंचकर, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार आखिर किस रणनीति के तहत आने वाले समय में जो दिनों दिन ये पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, इस पर कैसे विराम लगा पाती है, कैसे रिवर्स माइग्रेशन के फॉर्मूले को और मजबूत कर पलायन पर रोक लगा पाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है पलायन रोकना, और ऐसे में जो सुविधाएं ग्रामीण मांग रहे हैं कहीं ना कहीं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है, यही मजबूरी है, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में सोनू, आने वाले चुनावों को अगर देखें तो सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती मानी जा रही है इसे?
देखिए पलायन काफी लंबे समय से जो है वो बहुत चिंता का विषय भी बना हुआ है। तमाम विशेषज्ञ इस पलायन पर रोक लगाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार ने आयोग का भी गठन किया था और उसके बाद रिपोर्ट भी सौंपी गई थी और लगातार अभी भी ये फोकस किया जा रहा है। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा है और खास तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं हो पा रही हैं जितनी की होनी चाहिए। सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं उससे पलायन उस अनुपात में नहीं रुक पा रहा है। लिहाजा जो उत्तराखंड का युवा है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, वो या तो मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े शहरों का महानगरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा बहुत चर्चाओं में होता है और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वो सार्वजनिक मंचों से चुनावी जनसभाओं में इस बात को बयां करते हैं कि आखिर पलायन को रोकने के लिए सरकार ने और उनकी पार्टी ने क्या कदम उठाए हैं और क्या इसमें सफलता मिली। जबकि जो विपक्षी नेता होते हैं वो इसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं और बार बार बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि सरकार ने क्या क्या कार्य खास तौर से पलायन को रोकने के लिए किए हैं। सरकार कार्य कर रही है, विपक्ष सवाल खड़े करता है और चुनाव के समय ये मुद्दा काफी चर्चाओं का विषय बन जाता है। अब बिल्कुल सोनू, हम बिल्कुल देखते हैं हर बार जब भी चुनाव नजदीक होते हैं कहीं ना कहीं मुद्दा हर साल गर्माता है और ऐसे में देखने वाली बात होगी सरकार के सामने पलायन एक बड़ी समस्या बन चुकी, बड़ी चुनौतियां बन चुकी और आने वाले चुनावों में इसका कितना असर होता है ये भी देखने वाली बात होगी और पलायन को किस तरह से रोका जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाती रही है और सरकार के सामने भी आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती साबित होगा। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां जल जीवन मिशन योजना जल पहुंचाने में देहरादून का पहला स्थान। जल शक्ति मंत्रालय ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत जल पहुंचाने में देहरादून का पहला स्थान पहुंचा है और जल शक्ति मंत्रालय ने इसे लेकर जो आंकड़े हैं वो भी जारी कर दिए। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल जीवन सर्वेक्षण फरवरी माह की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि जनवरी में प्रदेश के 7 जिले 75 से 100% कार्यों की श्रेणी में शामिल थे, जिनकी संख्या फरवरी में बढ़कर 8 हो गई। अब इस आंकड़े के बारे में पूरी जानकारी लेंगे संवाददाता सोनू से। सोनू, जल जीवन मिशन योजना के तहत जो जल पहुंचाने में देहरादून को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्या कुछ इसके आंकड़े कहते हैं? प्रत्येक माह जो जल शक्ति मंत्रालय है वो ये आंकड़े जारी करता है और इससे कामकाज का भी अपडेट हो जाता है और जो आंकड़े हैं उससे जनपदों में भी एक होड़ लगी हुई है। जो जनपद के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों को खास तौर पे हर घर नल पहुंचाने के मिशन से जोड़ा हुआ है, केंद्र सरकार की योजना के तहत इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो जनपद के अलग अलग अधिकारी हैं उनमें भी ये होड़ रहती है कि कौन सा जनपद आगे आएगा। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें जो जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए हैं उसमें जो राजधानी देहरादून है वो अव्वल आया है, हम कह सकते हैं। और जो दूसरे जनपद हैं वो भी अब शीर्ष श्रेणी में आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो जो राज्य स्तर का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन जो जनपद हैं उन्होंने 100% रिजल्ट दिए हैं और आगे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। अलग अलग जनपदों के अलग अलग आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में अप डाउन होते रहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक माह रिपोर्ट जारी होती है। लेकिन देहरादून और जो कुमाऊं क्षेत्र के जो जनपद हैं वो अव्वल हैं, वो पहले पायदान पे नजर आ रहे हैं और जो दूसरे जनपद हैं उनको भी अभी अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करने की आवश्यकता है। जिम्मेदार बिल्कुल सुनो, आने वाले दिनों में इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। जो आंकड़े हैं उसमें ऊंच नीच बनी रहती है। अब देखने वाली बात होगी जो मिशन चलाया गया है सरकार की ओर से कहाँ तक ये पहुँचता है, क्योंकि जल को लेकर कई क्षेत्रों में आज भी नहीं पहुंचा है और इसकी समस्या लगातार बनी रहती है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं इसकी जो कमी है वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में लोगों को भुगतनी पड़ती है और अब मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी इस मिशन से और कितने जो लोग हैं जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पाई थी। अब तक लोग पानी को लेकर हाहाकार कर रहे थे, अब इस मिशन के तहत लोगों तक पानी कब तक पहुँचेगा
वो भी देखना दिलचस्प होगा। सरकार लगातार इस योजना के तहत काम कर रही है और 75% काम हो गया। अब जो बाकी का आंकड़ा बचा है, अब देखने वाली बात होगी कब तक ये पूरी होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। जहां 4 धामों में अब वाईफाई जोन बनाए जाएंगे, तीर्थयात्रियों को वाईफाई की सुविधा मिलेगी। आईटीडीए निदेशक ने निजी कंपनियों से इसे लेकर प्रस्ताव भी मांगे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, 4 धाम में जो यात्री अब पहुंचेंगे उन्हें वाईफाई की भी सुविधा मिलेगी अब देखिए, ये पहल की जा रही है और आईटीडीए जो है वो इसके लिए प्रयास कर रहा है। जो अधिकारी हैं उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनसे प्रस्ताव मांगे हैं, खास तौर पर ताकि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि देखिए, सामान्य तौर पर वाईफाई पहुंचाना थोड़ा सा एक चैलेंज भरा कार्य है। इसको कैसे पूरा किया जा सकता है और क्या इसके लिए जो लीज लाइन है वो पहुंचाई जाएगी, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। इस पर आगे मंथन होगा, चर्चा होगी, इसका प्रारूप पूरा तैयार किया जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जो 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं उनको वाईफाई उपलब्ध कराया जाए और वाईफाई जोन अलग अलग क्षेत्रों में बनाया जाए। देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं इस 4 धाम यात्रा मार्ग के जहां पर कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा वीक होती है, फोन तक नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में वाईफाई भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो कनेक्टिविटी है, जब लीज लाइन वहां पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होगी और आने वाले समय में 4 धाम यात्रा सीजन में यात्री जो है उनको इस वाईफाई की सुविधा मिल सकेगी। तो ये कोशिश है, आने वाले समय में जैसे यात्रा शुरू होगी संभवतः हम ये देख पाएंगे कि 4 धाम यात्रा जो मार्ग है वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, हम देखते थे किस तरह से श्रद्धालु जब पहुंचते थे यात्रा के लिए तो कहीं ना कहीं शिकायत मिलती थी कि फोन नहीं लग पा रहा है, कनेक्शन है जो वो नहीं आ पा रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा। लेकिन अब ये समस्या तो दूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ वाईफाई भी अब जो यात्री होंगे उन्हें मिलेगा। और इस बार 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है। सर्वर पर अधिक भार होने की वजह से मोबाइल का नेटवर्क नहीं अटकेगा। यात्री आसानी से 4 धाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां अब नर्सिंग कॉलेजों में स्थापित होगा ई ग्रंथालय। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का पंजीकरण होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में ई ग्रंथालय से अब जुड़ेंगे। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं और मेडिकल शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 100% छात्र छात्राओं का ई ग्रंथालय में पंजीकरण किया जाएगा, ताकि मेडिकल छात्र देश भर के मेडिकल शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं का अध्ययन कर सके। तो जो बेहतर शिक्षा मिले, इसे लेकर अब एक नई पहल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सोनू का। सोनू, अब जल्द ही ई ग्रंथालय शुरू होने जा रहा है और शिक्षा अब पहले से और ज्यादा बेहतर मिलेगी। देखिए, जो पूरे देश भर में खास तौर से मेडिकल साइंस में जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट शोध आते हैं, उनसे कनेक्ट खास तौर से ई ग्रंथालय के माध्यम से उत्तराखंड के जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, उनको वो तमाम अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके लिए जो विभाग है वो कसरत करने में जुटा हुआ है और आने वाले समय में जब ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो विभाग है उसको भी मिलेगा और जो तमाम अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनको लेटेस्ट अपडेट भी मिल सकेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा उत्तराखंड सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, छात्रों को मिलने वाला है और यही परिकल्पना साकार हो पाए, इसी उद्देश्य से जो स्वास्थ्य विभाग है, खास तौर से चिकित्सा विभाग, वो ये प्रयास कर रहा है और जल्द ही ये व्यवस्था आने वाले समय में हम उत्तराखंड में देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, एक सवाल ये भी उठता है, सरकार कई तरह की योजनाएं तो चलाती है छात्रों के लिए, लेकिन जो उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जी लापरवाही वो भी उजागर होती है। सही तरह से नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को ये सुविधा मिल पाए, उसके लिए क्या कुछ सरकार अब सख्ती अपनाएगी?
देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं खास तौर से उनको और जो विभाग के आला अधिकारी हैं, जो शासन के उच्च स्तर के सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, इनको इस पूरे के पूरे मामले में गंभीरता बरतनी होगी। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो सरकार की और जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं को गंभीरता से लेना होगा। देखिए, बड़े बड़े प्रस्ताव बन जाते हैं और उच्च स्तर से अनुमति भी प्रदान कर दी जाती है, अनुमोदन भी दे दिया जाता है, चाहे वो मंत्री के स्तर से दी जाने वाली स्वीकृति हो या फिर मुख्यमंत्री के स्तर से किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो तमाम योजनाएं हैं वो शुरुआत तो उनकी कर दी जाती है, चाहे वो छात्रों के हित में हो, चाहे वो आम जनता के हित में हो, लेकिन जब तक उनका योजनाओं का लाभ लाभार्थी को नहीं मिल जाता है, तब तक इस पर गंभीरता बरतनी होगी। खास तौर पर उच्च जो पावर कमेटी है या उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है। नीचे होता क्या है कि योजना शुरुआत कर दी जाती है और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। वास्तव में सभी योजनाओं का लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिल नहीं पाता है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को खास तौर से गंभीर होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, अधिकारियों को गंभीर होने की बेहद जरूरी है, ये अहम है, क्योंकि इसके लिए जो विभाग है उसने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। अब देखने वाली बात होगी जो एक सराहनीय पहल की गई है ई ग्रंथालय की, कितना लाभ पहुंचाती है नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को मेडिकल इस फील्ड में। अब देखना होगा, क्योंकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का इससे पंजीकरण भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो सूबे के समस्त मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के ई ग्रंथालय से जुड़ेंगे, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। मेडिकल शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत 100% छात्र छात्राओं का ई ग्रंथालय में पंजीकरण भी किया जाएगा, ताकि मेडिकल छात्र देश भर के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध पुस्तकों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकें।